हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति। मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि मुगल काल में कुछ ऐसे महिलाएं भी हुई थी जो उच्च घराने या राज परिवार के जितने महिलाएं थी, कुछ उनमें से कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, लेखिका भी थी जो अपना योगदान दी थी मुगल काल में। जैसे गुलबदन बेगम, महामंगा, नूरजहां, मुमताज महल और जहां आरा, जेबोनिसा और अस्मत बेगम, इन महिलाओं को देखते हैं कि कुछ कुछ जो है उपलब्धियां हासिल की थी। इनके बारे में जो है विस्तृत जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि मुगल काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी कैसी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि समाज में, मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति लगभग जो है सल्तनत काल जैसी थी। सल्तनत काल की जो जितनी भी महिलाएं थी वैसे ही जो है लगभग जो था मुगल काल में भी था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। स्त्रियों को क्या है, भोग विलास की वस्तु ही माना जाता था। यानी उस समय भी भोग विलास की वस्तु माना जाता था। उनकी स्वतंत्रता पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती थी, यानी पाबंदियां बहुत लगा दी गई थी। लेकिन अब देखते हैं कि इस समय में मुगल काल में एक पर्दा प्रथा था। वो पर्दा प्रथा जो है सल्तनत काल में भी थी, और ये हम देखते हैं मुगल काल में कि उच्च वर्ग की महिलाओं को इसका कड़ाई से पालन करना पड़ता था, पर्दा प्रथा। निम्न वर्ग की जो स्त्रियां हुआ करती थी इस मामले से अधिक स्वतंत्र थी। क्योंकि उच्च घराने, राजघराने या परिवार से जितने भी हुआ करते थे सभी पर्दा में रहती थी। लेकिन निम्न वर्ग की महिलाएं क्या थी, इससे स्वतंत्र थी पर्दा प्रथा से। क्योंकि निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी वह खेतों में या किसी कामगारों में जो है काम में लगी रहती थी, तो उतना उन लोगों की सम्मान नहीं दी जाती थी समाज में। तो वैसे ही उन लोगों में स्त्री जो है स्वतंत्र थी। राजघरानों में, उच्च वर्गों में देखते हैं कि बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। यानी उच्च घरानों और उच्च वर्गों में देखते हैं कि बहु विवाह, जो सामंत परिवार से है, जो कुलीन परिवार से है, जो धन संपन्न परिवार से है, तो जो कुलीन परिवार से, तो वो क्या करते हैं, बहु विवाह की प्रथा चलते ही आ रही थी सदियों से। इसमें अधिक से अधिक सुंदर स्त्रियां रखना मान सम्मान बात समझी जाती थी। यानी जो मान सम्मान, यानी समृद्ध परिवार से जो हुआ करते थे, जो कुलीन परिवार के जो श्रेष्ठ हुआ करते थे, जो सुंदर स्त्रियां हुआ करती थी, वह जो है अपने पास रखना मान सम्मान की बात समझा जाता था। इसी तरह देखते हैं कि मुगल काल में विवाह की जो प्रथा जो थी वह बाल विवाह का भी प्रचलन था। इस समय भी जो है बाल विवाह का प्रचलन था। राजपूत घरानों में सती और जौहर जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। क्योंकि राजपूत घरानों में हम लोग देखते हैं कि पिछले इतिहास को, सल्तनत काल के ठीक राजपूत काल में हम लोग देखते हैं कि उस समय भी जो है सती भी हुआ करती थी, और ये जो है जौहर भी किया करती थी। आपने देखा होगा कि 510 ईस्वी में जो है सबसे पहले भानुगुप्त का एरन अभिलेख में देखते हैं कि ये सती प्रथा का प्रथम उल्लेख उसमें मिलता है। लेकिन इसके बाद सती का जो है प्रचलन राजपूतों में था, राजपूत उच्च घरानों में था। ये जौहर प्रथा, ये जो राजा के जो है मरने की खबर जैसे मिलती है, जौहर से कर लेती थी। अपने अस्तित्व को जो है बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर किया करती थी राजघराने की पूरी जो राजकुमारियां होती थी। तो ये कुप्रथा के प्रचलन था उस समय। पुत्री का जन्म अभिशाप माना जाता था। पुत्री का जन्म इसलिए माना जाता है क्योंकि सुंदर सुंदर जितने भी स्त्रियां हुआ करती थी सबको जो है यहाँ पर जो है राजघराने में लाकर छोड़ दिया जाता था, और ये स्थितियां चलते आ रही थी। विधवाओं की स्थिति का भी दयनीय थी, क्योंकि विधवाओं को जो है स्थिति बहुत दयनीय थी। उन लोगों के साथ जो है मान सम्मान कुछ नहीं मिलता था, बल्कि उसे जो है कठोर से कठोर जो है यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए स्थिति दयनीय भी थी उस समय। उच्च वर्ग विशेषकर देखते हैं राजघरानों में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दे दिए गए थे। उच्च घराने के जो हुआ करते थे राजघरानों के, तो उन लोगों को संपत्ति के अधिकार दे दिए जाते थे उन लोगों को। अगर हम देखते हैं शिक्षा का, कुछ स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थी। मुगल काल में कई ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने तत्कालीन जो राजनीति में महत्वपूर्ण भाग ली थी। जैसे एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है नूरजहां का। नूरजहां, मेहरुनिसा जिसको नाम रहता है, मेहरुनिसा नूरजहां जो बाद में नाम होता है, जब जहांगीर से, जब सलीम यानी जहांगीर से जब विवाह होती है तब नूरजहां की उपाधि से दिया जाता है। नूर मतलब रोशनी, जहां मतलब जहां, विश्व संसार की,
संसार की रोशनी की पदवी, यही नूरजहां, नूर महल भी कहते हैं। तो इन्होंने भी जो है अपने राजनीति में अपने जहांगीर के अपने पति के साथ में जो है तत्कालीन जो राजनीति में भाग लिया था और पूरे शासन कार्य का जितना प्रबंध था अपने हाथों में हस्तक्षेप कर लिया था, इसलिए राजनीति में भाग लिया था। प्रबुद्ध स्त्रियों ने जो है राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रमाणित किया, लेकिन अधिकांश स्त्रियों की स्थिति इस भोग्य की ही वस्तु बनी रही। यानी कुछ ऐसी स्त्रियां जो थी जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो है अपने आप को ढाल करके और अपने जीवन को प्रमाणित किया, सिद्ध किया, जैसे मुमताज महल, जहांआरा, जबोनिशा, इससे बहुत सारी से महिलाएं थी जिन्होंने किया, लेकिन अधिकांश स्त्रियां भोग्य की ही बनी रही कहा जाता है। मुगल काल में हम शिक्षा की देखते हैं, समुचित व्यवस्था भी नहीं थी, पूरी तरह से शिक्षा की व्यवस्था समुचित उतना नहीं थी, लेकिन शाही परिवार और अन्य राज परिवारों तथा उच्च वर्ग की बालिकाओं, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शाही परिवार, राज परिवार और जो सम्भ्रांत परिवार से होती थी, उनके घरों के जो बालिकाएं होती थी, स्त्रियां हुआ करती थी, सभी को जो है ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन सामान्य जन की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। आम जनता की जितने भी महिलाएं हुआ करती थी, उन लोगों का कोई भी जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका मुख्य रूप से देखते हैं धर्म और राजनीतिक और ललित कलाओं की जो है शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? धर्म के बारे में, नैतिकता और ललित कलाओं में जो है विशेष कर दी जाती थी। इस काल में शाही परिवार की महिलाएं जो है अपनी विद्वता और कला कौशल की प्रियता के लिए बहुत विख्यात थी। इस काल की जितने भी महिलाएं होती थी अपनी विद्वता के लिए, कला कौशल, किसी भी चीजों में जो है पारंगत हुआ करती थी, तो कौशल प्रियता के लिए विख्यात थी। जैसे बाबर की पुत्री, जैसे गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की। वह अरबी और फारसी की भी कई प्रखंड विदुषी महिलाएं थी। ये गुलबदन बेगम जो है अपने हुमायूं नामा में जो है हुमायूं के बारे में कुछ लिखे हैं, और उस समय के तत्कालीन समाज की जो रीति रिवाज, परंपराओं की, महिलाओं की जो श्रृंगार है, उस सब चीज जो है हुमायूं नामा में जो है गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो इसलिए हुमायूं की एक भतीजी है सलमा सुल्ताना, इन्होंने भी नूरजहां, ये नूरजहां भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहांगीर की पत्नी है जो इन्हें नूरजहां गुट का नेतृत्व भी किया था, शासन को अपने हाथ में लेकर के, क्योंकि जहांगीर का शासन प्रबंध अपने ले लिया था, तो वो बराबर हिस्सा लिया, राजनीति में भाग ली। इन्होंने श्रृंगार प्रसाधनों में, जेवरातों में भी बहुत ही रुचिपूर्ण परिवर्तन भी किया था इन्होंने। एक और आता है महामंगा, जो अकबर की धाई माँ थी। महामंगा ने 1560 ईस्वी से लेकर 62 ईस्वी तक जो है पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार को चलाया था इन्होंने 2 साल तक। इसने हुमायूं के साथ मिल करके दिल्ली में मदरसा ये बेगम की स्थापना भी की थी। वहां पर जो है मदरसा ये बेगम की स्थापना किया था। उसी तरह हम देखते हैं जो है मुमताज महल का देखते हैं। मुमताज महल भी जो है शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी, और ये अर्जुमंद बानो बेगम है, आसफ खां की पुत्री है, और यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बहुत बड़ा विशेषज्ञ मुमताज महल थी। इसी तरह देखते हैं जहांआरा का भी देखते हैं। जहांआरा क्या था? शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह भी बहुत ही बड़ा धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। उत्तराधिकार जब युद्ध हो रही थी इनके भाइयों में, दारा सिको, सब जितने भी भाई थे, तो दारा सिको का पक्ष लिया था इन लोगों ने। उत्तराधिकार के युद्ध में बहुत ही भूमिका निभाई थी जहांआरा सूफी मत के जो कादरी संप्रदाय के जो सिलसिला से जो प्रभावित थी, संप्रदाय या सिलसिला एक ही कहते हैं, कादरी संप्रदाय से बहुत प्रभावित थी। शाहजहां के जो है अपने पिता की जब बंदी बनाया गया था, तो बंदी के समय भी जो है शाहजहां के साथ हमेशा रही थी उस समय। उसी तरह रोशन आरा है, उसका जेबुनिसा भी है। जेबुनिसा भी औरंगजेब की जो है पुत्री है, और इन्होंने जो है एक विद्रोही शहजादा कहा जाता है अकबर से पत्र व्यवहार किया था, और उसी के कारण औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में जो है निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया था, क्योंकि पत्र व्यवहार अकबर से किया था शहजादा से। इसी कारण यहीं पर जो है इसने निर्वासित जैसे ही दिल्ली में किया, तो दिल्ली पर ही जो देखते हैं एक बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। इन्होंने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। एक और नाम आता है असमत बेगम, जो तेहरान के निवासी थे, जो इनके
जो पति हैं मिर्जा गियास बेग, तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का पहला आविष्कार इन्होंने किया था, अस्मत बेगम ने, जो नूरजहां की माँ है। तो इस तरह से देखते हैं। इसी तरह इसमें अनेकों फारसी और अरबी में कविताएं लिखी, ग्रंथ लिखे इन महिलाओं ने। इस काल में देखते हैं, मुगल काल में शिक्षा के विकास में बहुत अनेक नगर शैक्षणिक केंद्र के रूप में विख्यात हुए। जैसे इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे हमारे बनारस था, मिथिला था, हरिद्वार था, उज्जैन था इत्यादि। तो इस तरह से शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र के रूप में था इस समय। इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना राजवंशों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के निजी प्रयासों से भी थी। यहाँ पर क्या था कि राजवंशों के, उच्च वर्ग के और जो उन्हीं के अपनी निजी प्रयास से ही जो है ये शिक्षण संस्थाएं चलती रही और इनके अनुदान पर ही संस्थाएं चलती रही और शिक्षा की जो व्यवस्था हुई उसका लाभ भी उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को ही नहीं उठाया, लेकिन जनसाधारण लोग को, निम्न वर्ग या जनसाधारण लोगों का इससे कोई लाभ नहीं मिला। यही था हमारा जो है मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति।